सो पीपल, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के टॉपिक के बारे में बात करता हूं तो यहां पे समझने जैसा ज्यादा कुछ नहीं है, यहां पे चीजें याद रखने जैसा ज्यादा है कि एग्जैक्टली कौन सी पेनल्टी लगेगी, कब लगेगी, कितने अमाउंट से पेनल्टी लगेगी। तो यहां पे देखिए क्या बोलते हैं, जीएसटी के अंदर हमें अगर आपका ऑफेंस प्रूव हो जाता है कि अगर आपने ऑफेंस कमिट किया हुआ है और वो फ्रॉड के थ्रू किया हुआ है तो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, और अगर फ्रॉड के थ्रू नहीं किया हुआ है आपने बट ऑफेंस तो है तो अलग प्रॉब्लम है, और अगर ऑफेंस है ही नहीं तो पेनल्टी नहीं लगेगा, राइट। उसके केस में क्या लगेगा, पेनल्टी नहीं लगेगा। बट अगर ऑफेंस प्रूव हो चुका है तो फ्रॉड है या नहीं है उसके बेसिस पे चीजें यहां पे आ जाएगी। इन जनरल पेनल्टी दिया हुआ है ये, इसके नीचे स्पेसिफिक पेनल्टीज भी है, बट 2 मिनट के लिए यहां देखिएगा। इफ ऑफेंस इज नॉट कमिटेड तो पेनल्टी तो है ही नहीं, तो आईजीएसटी पेड इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी और वाइसा वर्सा, या फिर जीएसटीआर फाइल्ड इनकरेक्टली बट इन टाइम, तो जो भी बिल अमाउंट होगा प्लस जो भी टैक्स जो पे नहीं किया गया है उसको पे कर देना है, बट पेनल्टी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो बिल अमाउंट प्लस टैक्स नॉट पेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस तो पेनल्टी नहीं लगेगा, ठीक है। बट प्रोवाइडेड वैसा होना चाहिए। अब अगर फ्रॉड से हुआ है, अगर फ्रॉड से हुआ है सर तो क्या करोगे, पेनल्टी किस चीज के लिए है, फ्रॉड में किस चीज पे फ्रॉड हुआ है, तो आपने ऑप्ट किया कंपोजिशन स्कीम बट आप एलिजिबल नहीं थे तो आप फ्रॉडुलेंट हो गए, तो 100% ऑफ द टैक्स ड्यू और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर लग जाएगा। समझ रहे हो क्या बात को, हाँ या ना, ठीक है। पेनल्टी ऑफ 100% ऑफ टैक्स ड्यू विच एवर इज हायर, राइट। पेनल्टीज फॉर रॉन्गफुली चार्जिंग जीएसटी रेट, तो लेस रेट ऑफ टैक्स लगना चाहिए था, आपने हायर रेट लगा दिया, क्या लग जाएगा सर, फ्रॉड के केस में पेनल्टी ऑफ 100% ऑफ टैक्स या फिर 10,000 विच एवर इज हायर फॉर नॉट इशूइंग इनवॉइस। फ्रॉडुलेंट तरीका था आपका, इनवॉइस इशू नहीं किया आपने, या फिर आप रजिस्टर ही नहीं हुए, ये सेम पेनल्टीज आपको यहां पे लग जाएंगे। खत्म हुआ क्या, नहीं, एक और है। फ्रॉडुलेंट में आपने इनवॉइस इनकरेक्ट इशू किया या फिर आपने हेल्प किया टू अ पर्सन टू कमिट दी फ्रॉड अंडर जीएसटी, उस केस में क्या आ जाएगा 25,000 तक का, अप टू बोला हुआ है, अप टू कम भी लग सकता है, ठीक है। बट चलो मान लेते हैं यार आपने जो भी ऑफेंस तो किया है बट वो फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं है, नॉर्मल सिविल ऑफेंस है, तो डिले इन फाइलिंग द रिटर्न, अगर आपको याद होगा रिटर्न वाले चैप्टर के अंदर भी हमने ये पेनल्टीज की बात की है, याद आ रहा है कि आपको मैंने एक समरी बनाया था, आपके सामने समरी पेज रखा था रिटर्न्स का, उसमें भी हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है, इफ यू रिमेंबर, राइट। इफ यू डू नॉट रिमेंबर लेट मी शो इट टू यू, हमने ये डिस्कस किया हुआ है, अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, बताता हूं मैं आपको, रुको। अरे कहां गया रिटर्न्स, एक मिनट, रिटर्न रिटर्न रिटर्न, मेरे पास था ना यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए। हाँ ये रहा, ये देखिए यहां पे हमने डिस्कस किया हुआ ना, लेट फीस, पेनल्टीज एक्सेट्रा, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए, ये सेम चीज यहां पे भी आपको दिखाई देगी, आपको मैं दिखाता हूं, रुकिएगा। हाँ ये देखिए, सो डिले इन फाइलिंग द रिटर्न, भले वो डिले आपका जीएसटीआर 1 हो, जीएसटीआर 3 भी हो, 4 हो या 7 हो, उस केस में अगर नील रिटर्न होता है तो 500 रुपीज 200 ईच के हिसाब से लगेगा, एंड फ्रॉम द टैक्स पीरियड यहां पे जो मेंशन्ड है, और अदरवाइज, और अगर टैक्स रिटर्न जहां पे एग्रीगेट टर्नओवर आपका लेस देन 1.5 सीआर है, उस केस के अंदर हमें 1000 ईच सीजीएसटी एसजीएसटी 1000, एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 है, लेस देन 5 सीआर है तो 2500 ईच है, और अगर एग्रीगेट टर्नओवर आपका जो है ये 5 करोड़ एक्सीड करता है तो लेट फी जो है ये मैक्सिमम 5000 के अंदर कैप किया जाएगा। जीएसटीआर 4 जो है इसका डिले इन रिटर्न अगर फाइलिंग है, जहां पे कंपोजिशन की बात होती है, तो उस केस में 500 पर डे आपका आ जाएगा, और मतलब वो नील के केस में, टैक्स रिटर्न के केस में 2000 आपका आ जाएगा मैक्सिमम पेनल्टी। जीएसटीआर 7 का डिलेड फाइलिंग 25 पर डे for which failure occurs continuous or 100 rupees whichever is lower, तो कम पेनल्टी है। पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग द रिटर्न या पेनल्टी फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन इवन इफ ही इज नॉट एलिजिबल, तो पेनल्टी ऑफ 10% ऑफ टैक्स या फिर 10,000 whichever is higher। बट ये फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, अगर ये फ्रॉडुलेंट होता है तो फ्रॉडुलेंट के केस में क्या आएगा सर, 100% ऑफ टैक्स ड्यू है, 100% ऑफ टैक्स ड्यू है। यहां पे कितना, अगर फ्रॉडुलेंट नहीं तो 10% ऑफ द टैक्स ड्यू है। यहां तक समझने आया है जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, तो ए टाइप करिए। चलिए, पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस है जो टैक्सेबल पर्सन ने किए हुए हैं। लिस्ट इज एज अंडर सप्लाईज ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज।
आप सप्लाई कर रहे हो विदाउट इनवॉइस कर रहे हो, या इनकरेक्ट इनवॉइस कर रहे हो, या इनवॉइस इशू किया हुआ है बट सप्लाई नहीं कर रहे हो, या फिर आपने कोई अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट किया बट आपने डिपॉजिट नहीं किया वो कलेक्ट करके टैक्स, कोई भी टैक्स कलेक्ट किया वो लॉ वायलेट करके टैक्स कलेक्ट किया और उसको गवर्नमेंट के पास अपने 3 महीने तक डिपॉजिट नहीं किया, आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या टीसीएस कलेक्ट नहीं किया या उसको डिपॉजिट नहीं किया गवर्नमेंट के पास। सेम विद कलेक्शन के साथ, आपने आईटीसी जो है ये एक्चुअल में कुछ तो रिसीव किए नहीं बट आईटीसी क्लेम कर लिया, आपने फ्रॉड करके रिफंड अपनाया, आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट इनकम टैक्स क्रेडिट किया, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल्स किया, विद एन इंटेंशन इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स किया आपने, या आपने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन नहीं किया है, या फिर फर्निशेस फॉल्स इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन, या फिर आपने कोई चीज को ऑफिसर को प्रिवेंट किया अपना काम करने से, वो आगे आपका इन्वेस्टिगेशन करना, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट्स एनी गुड्स विदाउट कवर ऑफ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, मतलब ईवेबी वगैरह नहीं है, आपने टर्नओवर सप्रेस करने की कोशिश की जिससे आपका टैक्स इवेजन होता है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखे अपने पास, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया उनको, आपने सप्लाई या ट्रांसपोर्ट किया वो गुड्स जो कॉन्फिस्केट हो सकते थे, ठीक है, आपने एविडेंस के साथ टैंपरिंग किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, आपने इनवॉइस इशू किया और किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके, आपने डिस्पोज किए गुड्स जो सीज हो चुके थे, इन सभी के केसेस में क्या लग जाएगा सर, आपको पेनल्टी लग जाएगा। आपको क्या लग जाएगा सर, पेनल्टी लग जाएगा इन सभी के केसेस में, इन सभी के केसेस में, ठीक है। मैं यहां एक सेकंड के लिए होल्ड करता हूं, यहां तक कोई डाउट है एक बार देख भी लो, जूम भी करता हूं स्क्रीन को, हो गया है तो मुझे F टाइप करके बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए क्या बोलते हैं, एनी पर्सन हु रिटेन्स द बेनिफिट ऑफ अ ट्रांजेक्शन कवर्ड अंडर द अबव क्लासेस जो हम देखे हैं and at whose instance such transaction is conducted shall be liable to pay a penalty of an amount which is equal to the amount of tax evaded or input tax credit availed, उतने की पेनल्टी। तो मैंने अगर गुड्स रिसीव नहीं किए बट मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया, तो जितने का आईटीसी क्लेम किया है वो आईटीसी तो जाएगा हाथ से, बट उतना ही क्या लगेगा आपका, पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। ये देखो ऊपर के जो प्रोविजंस है ना जिसपे एप्लीकेबल है कि गुड्स और बोथ विदाउट इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस या विदाउट सप्लाई इनवॉइस इशू कर दिया, यूटिलाइज विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स या डिस्ट्रीब्यूट्स आईटीसी इन कॉन्ट्रावेंशन, ये वाले पार्ट्स यहां पे आ गए हैं। हालांकि इसी के अंदर बोलते हैं एनी ई कॉमर्स ऑपरेटर हु अलाउज सप्लाई by an unregistered person other than exempted from registration or allows interstate supply or fails to furnish correct details, उसके लिए a penalty of 10,000 rupees or more amount equivalent to the tax whichever is higher भी लग जाएगा। सर आपको बता दूं मैं, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना यहाँ पे, ये क्या है सर आपका, ये अमेंडमेंट है सर, इसको ध्यान से देखिए, 1 मिनट देता हूं, इसको एक बार देखिए क्विकली। ये अमेंडमेंट वाला पार्ट है जहां पे इन्होंने ईसीओ वाले पार्ट को ऐड कर दिया है, पहले ईसीओ के केस में डायरेक्टली वहां पे कोई पेनल्टी नहीं थी सर, ठीक है। आगे देखिए, चलिए, एज पर द फाइनेंस एक्ट 2020, अभी का अमेंडमेंट नहीं है, पहले का है, एक वो व्यक्ति जो रिटेन करता है बेनिफिट उस ट्रांजैक्शन से शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स और आईटीसी व्हिचएवर इज पास्ड ऑन, कौन से केसेस में, अगेन वही सेम केस, आईटीसी वाला जो भी हमने ऊपर देखा था ना वही सेम केस है, ठीक है, वही सेम केस है। आइए उसके नीचे जनरल डिसिप्लिन्स रिगार्डिंग दी पेनल्टीज, नो ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल इंपोज पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीचेस ऑफ टैक्स और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, मतलब प्रोसीजर आपने डाल दिया कि रिटर्न फाइल किया, रिटर्न में वो देखो वहां पे ना पिन कोड आपका आना चाहिए था, पिन कोड नहीं डाला मतलब मैं रिटर्न मानूंगा नहीं, ये क्या बात हुई। तो माइनर ब्रीचेस जो है या प्रोसीजरल मिस्टेक है, डॉक्यूमेंटेशन है, इसको स्किप करना चाहिए, इस पे नहीं। हाँ, प्रोवाइडेड वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं होना चाहिए, अगर वहां पे कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है तो दिक्कत की बात है, ठीक है। तो माइनर ब्रीच क्या होता है वहां पे बताया गया है, नो पेनल्टी शैल बी इंपोज्ड विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, वो भी जरूरी है। जो भी पेनल्टी किया गया है वो डिपेंड होना चाहिए उस फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर, कितना सीरियस ऑफेंस एक्सेट्रा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। पर्सन वॉलेंटरी डिस्क्लोजेस टू द ऑफिसर सर्कमस्टांसेस ऑफ द टैक्स लॉ, अगर मैं वॉलेंटरी जा करके, मुझे मेरे ख्याल से किसी ने तो पूछा था, मैंने रिसेंटली मुझे पूछा था कल या परसों ही किसी ने तो क्वेरी पूछी थी कि सर अगर वॉलेंटरी जा करके हम, नहीं इंटर का बच्चा था वो शायद, सॉरी फाइनल का नहीं था कोई, कि हम वॉलेंटरी अगर जा करके बोलते कि यार हमारे से गलती हो गई तो हमें पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ेगी क्या, हाँ भी ना भी डिपेंड करता है, बट उनके पास ऑप्शन है वो कंडोन कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, सेक्शन नंबर 126। उसके बाद आइए यहां पे 127, पावर टू इंपोज द पेनल्टी इन सर्टन केसेस, क्या बोलता है ये 62, 63, 64, 73, 74, 129, 130, when proper officers of the view that penalty on the same is liable to penalty and the same is not covered under,
मे इश्यू एन ऑर्डर आफ्टर गिविंग ओबीएच। मतलब फ्रॉड वगैरह के केस में होगा तो बिना आपको ओबीएच देने के भी ऑर्डर इशू किया जा सकता है, फ्रॉड रिकवरी एक्सेट्रा डिमांड केसेस में। ठीक है, अगला देखिए, वेव द पेनल्टी कर सकते हैं क्या? हाँ, बाय नोटिफिकेशन इन पार्ट और इन फुल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, सेक्शन नंबर 129, where any person transports the goods or services in contravention to the provisions of this act, in this case all the documentation of the conveyance etc are liable to detention or seizure and shall be released upon payment of penalty in addition to the interest etc whichever is higher। अगर आप वो नहीं देते हो तो आपकी जो चीजें कॉन्फिस्केट की गई है, आपके गुड्स, आपका कन्वेंस, आपके डॉक्यूमेंट्स, वो सब कॉन्फिस्केटेड ही रहेंगे। पेनल्टी भरना जरूरी है, प्रोवाइडेड आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो इन कॉन्ट्रावेंशन विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। देखिए यहां पे ध्यान से, टैक्सेबल गुड्स के केस में क्या होगा, एग्जाम्प्ट गुड्स के केस में क्या होगा। ठीक है, तो टैक्सेबल में जब ओनर सामने आता है और जब ओनर सामने नहीं आता है, ओनर सामने आता है तो 200% ऑफ टैक्स, ओनर सामने नहीं आता है 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स व्हिचएवर इज हायर। एग्जम्प्टेड के केस में ओनर आता है सामने या ओनर नहीं आता है, ओनर आता है तो 2% या 25,000 व्हिचएवर इज लेस, और ओनर नहीं आता है तो 5% या 25,000 व्हिचएवर इज लेस। अपॉन फर्निशिंग अ सिक्योरिटी इक्विवेलेंट टू दैट पर्टिकुलर अमाउंट, तो भी उसको रिलीज किया जा सकता है। यहां तक हो गया है तो जी टाइप करिए। हाँ जी, यहां तक क्लियर है सभी को पक्का? अरे हाँ या ना? दो और पॉइंट्स बचते हैं ऑफेंसेस और पेनल्टी में, उसके बाद हमारा ऑफेंसेस ऑफ पेनल्टी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए आइए ये वाले पार्ट को समझते हैं थोड़ा सा। दो पार्ट और पेंडिंग है, एक ये छोटा सा पार्ट है, इसके बाद एक और चीज आएगी। इन दोनों चीजों को समझ लेते हैं फटाफट से, ध्यान दीजिएगा। सीक्वेंस ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स रियलाइज्ड फॉर रिकवरी ऑफ पेनल्टी, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब सिंपल सा है कि आपके कुछ गुड्स को अगर बेच दिया जाए फिर क्या, उसके बाद क्या होगा? ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पे, समझिएगा थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं। आपको याद होगा हमने ना ये रूल पढ़ा भी जस्ट थोड़ी देर पहले, पिछले वीडियो में था शायद से, पिछले टॉपिक पे था। क्या था ये वीडियो के अंदर में? दैट हम चाहे अगर तो कोई पेरिशेबल गुड्स वगैरह है जिसको कॉन्फिस्केट किया गया है, डिटेन किया गया है, सीज किया गया है, उनको हम सेल कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज वो पेरिशेबल है, बाद में तो वैल्यू बचेगी नहीं, तो मार्केट वैल्यू पे उसको हम सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदरवाइज देन दैट आप एक साल तक उसको अपने पास रखोगे, तो ऑक्शन करके सेल करना है। अब अगर सेल कर दिया तो उससे पेनल्टी का पैसा कैसे निकाला जाएगा, वो उसके ऊपर बात हो रही है। सॉरी, सो हाँ कहां थे हम? सो एप्रोप्रिएशन ऑफ द सेल प्रोसीज, मतलब क्या? ये जो गुड्स की बात हो रही है, जो एसेट्स की बात हो रही है, उसको अगर आप सेल कर देते हो तो उसको सेल करने से जो पैसा आएगा उसको कैसे करना है? तो पहले जो भी कॉस्ट आपको लगा इसको सेल करने के लिए, एडमिन कॉस्ट लगेगा ना ऑक्शन वगैरह बुलाने के लिए एक्सेट्रा, तो वो एडमिन कॉस्ट पहले निकालिए। उसके बाद क्या करना है? जो भी पेनल्टी सेक्शन के अंदर में है उस पेनल्टी के आसपास में डाल दीजिए, जो भी अमाउंट रिकवर होने वाला था और जो भी पेनल्टी के लिए था। ठीक है, उसके बाद जो भी डिफॉल्टर के पास से अमाउंट आने वाला था वो अमाउंट निकालना है आपने। नेक्स्ट, अगर कुछ बैलेंस बचता है शैल बी क्रेडिटेड टू द कैश लेजर ऑफ द ओनर, तो उसी का पैसा है। सपोज उसका टैक्स पेनल्टी एक्सेट्रा सब 10,000 के अंदर हो जाता है, हमने जो बेचा वो तो 12,000 का था, तो 2,000 का क्या करोगे? उसके अकाउंट में दे दो, वो बाद में यूज कर सकता है। अगर पॉसिबल नहीं है टू पे द बैलेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ सेल और सच फर्दर अमाउंट सच बैलेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स शैल बी डिपॉजिटेड विद द फंड, मतलब अगर 6 months के अंदर मैं उसके कैश लेजर में नहीं डाल सकता हूं ये पैसा कोई भी वजह से, तो मैंने ये 6 महीने के अंदर में ये पैसा डाल देना है इंडिया के फंड में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, चलिए आइए ये सेक्शन 130 हम अगेन पढ़ के आए हैं इंस्पेक्शन सर्च सीजर के अंदर में, बट मैं फिर भी आपको फटाफट से गो थ्रू करवाता हूं। छोटा सा सेक्शन है, क्या बोलता है ये? कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंसेस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 130। ये बोलता है कि अगर आप सप्लाई करते हो कुछ गुड्स जहां पे आपका इंटेंशन evasion of tax है, या फिर does not account for any goods which is liable to pay under the act, supplies any goods liable to pay under the act without having applied for registration, बिना registration के सेल कर रहे हो, या फिर contravene कर रहे हो कोई भी provisions को, या using a conveyance for transportation of carriage of goods in contravention with the provisions etc, then all such goods or conveyances shall be liable to confiscation and the person in this case shall be liable to give the penalty provided that
फाइन शैल नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स कॉन्फिस्केटेड लेस द टैक्स चार्जेबल देयरऑन। तो पेनल्टी वो जितना अभी जो अगर ट्रक कॉन्फिस्केट कर दी गई है, ट्रक की वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख के ऊपर 10 लाख माइनस जो भी आपका पेनल्टी है उतना ही आपका चार्ज किया जाएगा, उसका बैलेंस अमाउंट चार्ज नहीं किया जाएगा, वहां तक ही चलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्रीगेट ऑफ सच फाइन शैल नॉट बी लेस देन पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स पेबल। मतलब 100% ऑफ टैक्स फाइन करके जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा। ठीक है, चलिए वही पॉइंट यहां पे दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बारे में थोड़ा सा बात किया गया है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। ठीक है, ये आई एक पॉइंट। प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 130 डीलिंक्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 129। कौन से ये देखिए क्या बोलता है, डीलिंग अंडर द सेक्शन रिलेटिंग टू कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी अंडर 129 रिलेटिंग टू ट्रांजिट। तो जहां पे गुड्स को आप लेके जाते हो और गुड्स जो ट्रांजिट में है उसको आप लेके जाते हो, दोनों अलग अलग है। आपको अगर याद होगा इंस्पेक्शन सर्च सीजर वाले टॉपिक में हमने इसके बारे में बात की थी। मैं एक बार देखता हूं, मेरे पास फाइल अगर है ना तो मैं वो आपको दिखा देता हूं। हमने इसके ऊपर बात की है इंस्पेक्शन सर्च सीजर में ना, हमने इसके ऊपर बात की कि दोनों भी सेक्शन अलग अलग माने जाएंगे। उसका ना एक समरी भी ड्रॉ किया था मैंने, जितना मुझे याद है। ये आपको याद है ना, ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है इंस्पेक्शन सर्च सीजर के अंदर में। यही वाला पॉइंट था शायद कहीं। हाँ ये देखो, ये 130 कॉन्फिस्केशन कौन से अकाउंट पे किया जाता है, सेक्शन नंबर 130। इसकी बात हमने की थी अभी। तो 130 और 129 इन दोनों को हम लिंक नहीं करेंगे, इन दोनों को हम अलग अलग ही रखेंगे। इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक होता है खत्म। आइए यहां पे इसके एक बार समरी दिखा देता हूं मैं आपको। क्या बोलता है सेक्शन 130, कॉन्फिस्केशन का सेक्शन है ऑफ गुड्स और कन्वेंस। कॉन्फिस्केशन आप देखिए यहां पे क्या बोलता है, ये ऑप्शन टू पे फाइन इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन। ऑप्शन है तो फाइन ओनर पे लगाइए ऑफ गुड्स या ओनर ऑफ द कन्वेंस, नहीं है तो डिस्पोज करिए इन गुड्स को एंड कन्वेंस को एंड डिपॉजिट द सेल प्रोसीड्स विद द गवर्नमेंट। अगर आप ओनर ऑफ गुड्स पे लगाते हो तो मैक्सिमम फाइन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स लेस टैक्स चार्जेबल, मिनिमम 100% ऑफ टैक्स पेनल्टी। ठीक है, और यहां पे अगर आप ओनर ऑफ कन्वेंस हो तो फाइन इक्वल टू टैक्स पेबल ऑन द गुड्स ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द कन्वेंस। फाइन इन एडिशन टू टैक्स एंड पेनल्टी एक्सेट्रा, नाउ इट इज सफिशिएंट टू पे फाइन अंडर 10 नॉट पेड विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, ये कॉन्फिस्केशन कौन से केसेस में होता है ये भी हमने देखा हुआ है। आपको एक बार चाहिए तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, मैं यहां पे मार्क भी कर देता हूं। सप्लाईज जो किए हुए हैं contravention में does not account for goods liable to pay, supply without having applied for registration, contravening any provisions of the act, using a conveyance for the means of transport. However, conveyance shall not be confiscated if the owner of the conveyance proves that it was so used without any knowledge of him. मतलब आप अगर चोरी का बेसिकली रिपोर्ट कर देते हो तो आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। ये वाला पॉइंट देखिए, होने बाद यहां तक जी टाइप करिए। चलिए क्लियर है सर यहां तक? ध्यान देना क्लैरिफिकेशन पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसको रिपीटेडली टेस्ट किया गया है। ठीक है, केस स्टडी के फॉर्मेट में ही एग्जाम में भी पूछा गया है, एमसीक्यू वगैरह में नहीं आया है, केस स्टडी के फॉर्मेट में पूछा गया है 4 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए। राइट, सर्कुलर के ऊपर है जहां पे फेक इनवॉइसेस अगर होते हैं तो फेक इनवॉइसेस के केस में आपके ऊपर पेनल्टी कैसे लगाया जाता है ये बात हो रही है। ठीक है, तो केस 1 देखिए, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, इनवॉइस इशू करता है विदाउट सेलिंग द गुड्स, और दूसरा पर्सन जो है ये भी क्या करता है, आईटीसी ले लेता है, बट आईटीसी आईडी अलाउड नहीं है, तो आईटीसी नॉट अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय मिस्टर बी, नहीं किया है यूटिलाइज। ठीक है, दूसरा केस देखिएगा, यहां पे सेम रजिस्टर्ड है और टैक्स इनवॉइस इशू किया है बट गुड्स नहीं किए, बट इसने क्या किया, इसने टैक्स क्रेडिट ले लिया। राइट, तो पहले केस में इसकी गलती है क्या? नहीं, क्योंकि इसने टैक्स क्रेडिट नहीं लिया, नहीं लेना चाहिए था। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है सीजीएसटी का कि आपने आईटीसी तब लेना चाहिए जब आपको गुड सर्विसेज मिल चुके हैं, इनवॉइस मिल चुका है, तो इनवॉइस तो मिल गया, गुड सर्विस नहीं मिले तो आईटीसी नहीं लिया, कोई गलती की नहीं किया। बट इसने क्या किया, इसने इनवॉइस इशू कर दिया और गुड सर्विसेज तो की ही नहीं, ये तो गलत हो गया ना। दिस एक्टिविटी डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 एज देयर इज नो सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टैक्स इनवॉइस, देयरफॉर टैक्स इनवॉइस शुड नॉट बी issued. Only invoice can be issued, या जो भी होगा, टैक्स इनवॉइस नहीं आ सकता क्योंकि टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं। अकॉर्डिंगली नो डिमांड और रिकवरी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फ्रॉम ए, बट ए शैल हाउएवर बी लायबल फॉर अ पेनल एक्शन। तो 73-74 का पेनल्टी तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज डिमांड आएगा ही नहीं ना, सप्लाई किया ही नहीं है। बट ध्यान दीजिएगा, आपको क्या लगेगा, पेनल्टी जरूर लगेगा। कितना? 20,000 रुपीज, 10,000 सीजीएसटी, 10,000 एसजीएसटी है, जितना भी टैक्स इवेड किया आपने, विच एवर इज हायर। क्यों? बिकॉज आपने टैक्स इनवॉइस ऐसे कैसे इशू किया, सप्लाई करना चाहिए ना उसके लिए पहले। दूसरा बोलता है कि मैंने इनवॉइस इशू किया, नो टैक्स टू बी रिकवर्ड फ्रॉम ए,
ए से टैक्स रिकवर नहीं करना है। क्यों नहीं रिकवर करना है? उसने सप्लाई तो नहीं किया ना एक्चुअल में, इनवॉइस इशू किया। हाउएवर उसको 20,000 का सेम पेनल्टी जैसे हमने पिछले केस में देखा लग जाएगा। बट गड़बड़ क्या हो गई है, मिस्टर बी ने बिना गुड्स को रिसीव किए आईटीसी क्लेम कर लिया उसके ऊपर। तो गुड्स रिसीव होने चाहिए था ना पहले, गुड्स रिसीव होने के बाद ही आईटीसी क्लेम करना चाहिए था, बट मैंने तो ऐसे ही आईटीसी क्लेम कर लिया। ये भी तो गलत हुआ मेरे पार्ट पे। तो अगर ये गलत हो जाता है तो बी अवेल्स आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ सेड टैक्स व्हिच इज नॉट अलाउड। व्हाई नॉट अलाउड? बिकॉज उसको गुड्स और सर्विस आई ही नहीं है। ठीक है, सिंस बी हैज अवेल्ड आईटीसी फ्रॉडुलेंट आईटीसी विदाउट रिसीविंग द गुड्स और सर्विसेज, इसके ऊपर पेनल एक्शन होगा एंड ही शैल बी लायबल फॉर 74 फ्रॉड। ठीक है ना। फर्दर एज पर द प्रोविजंस As per the provisions of 75, if penal action for fraudulent availment or utilization of ITC is taken against section 52, no penalty for the same can be imposed on B under any provisions other than the particular section number 74. मतलब no other penalty will be levied. तो 50%, 25%, 50% और 100% पेनल्टी लगेगा डिपेंडिंग अपॉन 30 डेज वगैरह वो लिमिट था ना, कोई टाइम लिमिट क्रॉस नहीं हुआ तो 15%, 6 महीने 3 महीने हो गए तो 25%, 6 महीने 50%, और उसके बाद भी नहीं पिया तो 100% पेनल्टी लगेगा। ये हम पढ़ के आए थे 74 के अंदर में। ठीक है, सो वो पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट देखिए। ए ने बी को इनवॉइस इशू किया, गुड्स सप्लाई किए क्या? नहीं किए। ए रजिस्टर्ड पर्सन है, इसके पास से क्या जगह पेनल्टी लगेगा? हाँ, कितना? 20,000। सेम जो हम पढ़ के आए हैं। इसने क्या किया? avails the input tax credit based on the said tax invoice and further passes the said credit to another registered person। मतलब पिछले एग्जांपल में मैंने क्या किया था? पिछले एग्जांपल में एक काम करते हो, रुको मैं थोड़ा स्लो जाता हूं। केस ए सबको समझने आया क्या? केस ए में इसने गलत किया, इसने कुछ गलत नहीं किया, इसने आईटीसी क्लेम नहीं किया। ठीक है ना। केस बी में इसने तो गलत किया ही किया, इसने भी गलत किया, आईटीसी क्लेम कर लिया। केस 3 बोलता है इसने तो गलत किया ही किया, इसने तो 2-3 गलतियां कर दी। पहले तो खुद तो क्लेम किया आईटीसी और आईटीसी का फॉरवर्ड भी कर दिया, पास ऑन भी कर दिया। ये समझने आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये समझने आया हुआ है तो एच टाइप करिए चैट बॉक्स में, फिर मैं इस केस को समझाता हूं। सेकंड केस का पेनल्टी क्लॉज देखिए, सेकंड केस का पेनल्टी, इसके ऊपर तो सेम पेनल्टी लगेगा, इसके ऊपर पेनल्टी लगेगा, इस पर सेक्शन नंबर 74 में हम क्या देख के आए थे? 15% ऑफ टैक्स, 25% ऑफ टैक्स, ये वो एक्सेट्रा, ये सब लगते जाएगा डिपेंडिंग अपॉन जो भी समय पे आप टैक्स को पे कर रहे हो, जो भी समय पे आप पेनल्टी को पे कर रहे हो। बट इसमें ये बोलता है क्लियरली कि एक बार 74 सेक्शन के अंदर में फ्रॉडुलेंटली आईटी से आपने क्लेम किया, उसके लिए डिमांड प्रोसीडिंग चालू कर दी गई, तो और कोई भी सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगेगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं जनरल पेनल्टी, ये लग रहा है ना, तो ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? 74 में आप ऑलरेडी कवर्ड हो, दैट इज द हाईएस्ट पेनल्टी। ठीक है, कोरोना से क्लियर है आपको? आइए आगे थर्ड केस, इसको तो पेनल्टी लगेगा। यहां क्या होगा देखते हैं। बी अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ सेड टैक्स इनवॉइस एंड फर्दर passes it to another person as there was no supply by both B to C in respect of said transaction, no tax is required to be paid by B। However, in a specific case डिमांड भी रेज करेंगे क्या? नहीं डिमांड रेज करेंगे। ठीक है, सो नो डिमांड एंड रिकवरी ऑफ either input tax wrongly claimed etc by B in such case in respect of said outward supply or transaction B to C is required to be made from B under the provisions of 73 or 74। तो वो पार्ट तो क्लियर होगा। बट however B will be liable for 122। क्यों liable for 122 हो जाएगा? बिकॉज हमने सप्लाई कर दिया बिना किसी से परचेज किए, तो ये तो गलत हो गया ना। तो मैंने सप्लाई कर दिया और सामने वाले बंदे को बेनिफिट मिल गया, तो वही सेम जो इसको पेनल्टी लग रही थी 20,000 की, वो इसको भी लग जाएगी। इसका मतलब समराइज ऐसे कर सकते हैं कि ए ने सेल किया बी को, बट सेल किया ही नहीं एक्चुअल में, सिर्फ इनवॉइस इशू किया, फेक इनवॉइस। ए ने बी को फेक इनवॉइस इशू किया, बी ने क्रेडिट नहीं लिया, तो ए को पेनल्टी लगेगी। हाँ, कितनी? 122 सेक्शन के अंदर में 20,000 के आसपास, या जो भी टैक्स है विचएवर इज हायर। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया? ए ने बी को फेक इनवॉइस दिया, तो ए को तो सेम पेनल्टी लगेगी। बी ने भी आईटीसी क्लेम कर लिया फ्रॉडुलेंटली, क्योंकि फ्रॉडुलेंटली क्यों? बिकॉज उसने तो परचेस किया ही नहीं, एक्चुअल में तो कुछ रिसीट हुई नहीं, तो इसको पेनल्टी 122 की लगेगी क्या? नहीं लगेगी, बट 74 फ्रॉडुलेंट पेनल्टी लगेगी। हाँ, तीसरे केस में ए ने बी को फेक इनवॉइस दिया, तो ए ने क्या किया? गलती की 20,000 और टैक्स विचएवर इज हायर 122 के हिसाब से। बी क्या करेगा? बी ने आगे फर्दर सेल कर दिया, तो बी ने अपने पास क्रेडिट संभाल के रखा क्या? फ्रॉडुलेंट आईटीसी लिया क्या? नहीं, पर उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया क्या? हाँ, तो बी को भी 122 के हिसाब से 20,000 की पेनल्टी लगेगी। और जो सी को दिया हुआ है उसके केस में वो अपने पास रखता है या वो आगे बेचता है, इसके ऊपर डिसाइड होगा क्या होगा। ठीक है, आई होप ये पूरी पॉइंट समझने आई है आपको। इसी के साथ ये वाला टॉपिक होता है आपका खत्म।